हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर का कहर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने है और उस खतरे से बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहने। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अनंतनाग से, जहां पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। न्यूज़ 18 के रफत अब्दुल्ला की ये खबर, और खबर ये कि टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी इस वक्त चल रही है। कल श्रीनगर, बारामूला में भी छापेमारी हुई थी और आज अनंतनाग में छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है श्रीनगर से जुड़ी हुई, जहां पर अनंतनाग में एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर पहुंची है और छापेमारी इस वक्त चल रही है। उधर कल लखनऊ की काकोरी से गिरफ्तार किए गए 2 संदिग्ध आतंकियों को आज एटीएस एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। संदिग्ध आतंकियों की पेशी को देखते हुए कोर्ट की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया। कोर्ट परिसर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर कि एटीएस ने कोर्ट से आरोपियों की 14 दिन की रिमांड मांगी है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है? कोर्ट में ये पेशी हुई है, 14 दिन की रिमांड मांगी गई है, कितने दिन की रिमांड मिल सकती है और कब तक ये फैसला आ सकता है? देखिए, बिल्कुल एटीएस ने पूरे तथ्यों और कागजातों सबूतों के साथ अलकायदा के दोनों ही आतंकियों मेहनाज और मुसीर को कोर्ट में पेश कर दिया, और उन्होंने पूरी तथ्य जो है वो, चाहे अयोध्या, काशी पर मथुरा की बात हो, जो प्रेशर कुकर बम की बात हो, इलाकों को दहलाने की बात हो, 15 अगस्त को टारगेट करने की बात हो, इन दोनों आतंकवादियों को कोर्ट में पेश कर दिया गया। भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि एटीएस की तरफ से, जो एंटी टेरर सेल है जिसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, उनकी तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। अभी अदालत की तरफ से इस पर कुछ फैसला नहीं लिया गया, उसकी सुनवाई चल रही है। थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि 1 सप्ताह का रिमांड दिया जाता है या एटीएस ने जो रिमांड अर्जी दाखिल की 14 दिन की रिमांड अर्जी दी जाती है, क्योंकि मुसीर और मेहनाज वो कड़ी हैं एटीएस के हाथ, जिससे पूरे देश में होने वाले आतंकी गतिविधियों का नेक्सस को खुलासा किया जा सकता है। पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक, सऊदी अरब से लेकर बंगलुरु तक, और जो अल उल मंदी है जो संभल कर रहने वाला, उन सब का जिक्र एटीएस की तरफ से किया गया। लिहाजा रिमांड पर अभी सुनवाई चल रही है। जैसे ही रिमांड खत्म होगी, कोर्ट की तरफ से आदेश किया जाएगा कि कितने दिन की रिमांड दी गई, और उसके बाद एटीएस इन दोनों आतंकियों को अलग अलग ठिकानों पर ले जाकर इनसे पूछताछ के आधार पर, इनकी निशानदेही पर और भी आपत्तिजनक चीजें बरामद करने की कोशिश करेगी। जैसे कल प्रेशर कुकर बम, टाइम बम, विदेशी असलहे, नक्शे, दस्तावेज बरामद किए हैं, तो उसी तरह आगे की कार्रवाई एटीएस बढ़ाएगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है यूपी से ही। एक दिन पहले लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के पास से एटीएस को राम मंदिर के आसपास के नक्शे बरामद हुए हैं। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि संदिग्ध आतंकियों के पास से काशी और मथुरा के भी धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को इन संदिग्ध आतंकियों से मिले हैं। साथ ही प्रदेश के कई बड़े शहरों के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की डिटेल्स भी गिरफ्तार संदिग्धों के पास से बरामद किए गए। इसके अलावा संदिग्ध आतंकियों के पास से टेलीग्राम, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल, चैटिंग के सबूत भी हासिल हुए हैं। और इस बीच आज एटीएस ने यूपी के कई शहरों में अलग अलग छापेमारी भी की है, और जानकारी ये कि कानपुर से 2 संदिग्धों को और पकड़ा गया है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर कि अलग अलग शहरों से 6 और लोगों को भी पकड़ा गया और उनसे पूछताछ हो रही है। ये 2 तस्वीरें जहां पर क्या अयोध्या निशाने पर था, क्योंकि नक्शे बरामद हुए हैं। कई धार्मिक स्थल हैं जिनके नक्शे इन संदिग्धों के पास से मिले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है। एटीएस अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमारी भी कर रही है, और ये भी जानकारी हासिल हो रही है कि 6 और लोग हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। और कितने इन आतंकी, जो संदिग्ध आतंकी बताए जा रहे हैं, कितने साथी थे, उनकी तलाश भी अभी एटीएस की तरफ से की जा रही है। इस बीच संदिग्ध आतंकियों की इस गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई है, और आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। तो बगदा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में पुलिस को कितना पिटवाया है, खुद बयान दिए हैं विधानसभा के अंदर। उनकी पुलिस के दौरान, उनकी सरकार के दौरान हत्याएं तक हुई हैं एडिशनल एसपीज की। तो इसलिए ये बात उनके मुंह से कहना और उसके साथ साथ पुलिस का मनोबल गिराना, और उसके बाद
पिछली सरकार में जब वो सरकार में थे उन्होंने ही कहा था कि आतंकी जो है वो इनोसेंट हैं, नए लड़कों को पकड़ के बंद कर दिया गया है, इनके ऊपर से हम मुकदमे हटा लेंगे। तो ये आप क्या संदेश देना चाह रहे थे? आतंक की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाह रहे थे? तो ये तो भाई उनके मन में जो बात थी वही जबान पर आ गई आज, इसीलिए उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। भरोसा जिन पर है वो तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाने वाले लोगों को, वही उन्हीं पर भरोसा करते हैं जिनको वो अपने मंचों पर लेकर खड़े होते हैं, उन्हीं के दबाव में ऐसे लोगों को छोड़ने का काम करते हैं। वहीं आतंकियों की गिरफ्तारी और अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक रिएक्शन दिया है 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी का। दोनों अलकायदा के हैं, मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन। अलकायदा जानते हैं किसका है? ओसामा बिन लादेन का, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में मार दिया था। अल जवाहिरी का भी पता नहीं है, वो शायद जिंदा है। अलकायदा वो है जो सीरिया और इराक में लड़ रहा है, अफगानिस्तान में लड़ रहा है, और वो आतंकवादी हैं जिन पर आज अखिलेश यादव ने कहा है कि एटीएस पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं एटीएस को बधाई देता हूँ। मैं अखिलेश जी के व्यथा समझ सकता हूँ। वोट बैंक की राजनीति की तरह ये पार्टी हमेशा जिहादियों के साथ रही है। कांग्रेस के राशिद अल्वी ने भी आतंकियों की गिरफ्तारी पर क्या कहा, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, टेररिस्ट पकड़े जाते रहेंगे। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब जब चुनाव आता है इस तरीके के वाक़यात होते हैं। ये क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। वहीं बीजेपी के अमित मालवीय ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अखिलेश यादव ने पहले वैक्सीन पर संदेह जताया, अब उन्हें आतंकियों के खिलाफ यूपी पुलिस के एक्शन पर भी विश्वास नहीं है। जब इन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं है, न प्रदेश की जनता पर न प्रशासन पर, तो मुख्यमंत्री क्यों बनना चाह रहे हैं? घर बैठे। वहीं आतंकियों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है। आतंकियों का पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि कल गिरफ्तार किए गए जो 2 संदिग्ध आतंकी हैं, उनमें से एक संदिग्ध आतंकी 5 साल तक सऊदी अरब में रहा है। इसी दौरान सऊदी में अल कायदा और लश्कर से संबंध रखने वाला आतंकी डॉक्टर सबील अहमद भी भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहा था। आतंकी सबील बेंगलुरु का रहने वाला है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। न्यूज़ 18 को सुरक्षा एजेंसियों से जो दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर का चीफ जकीरुर रहमान लखवी और मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद भारत में जमातुल दावा जैसी संस्था भी खोलना चाहते थे ताकि भारत में तबाही मचाई जाए। आतंकी सबील ने इसी दौरान एक आतंकी अब्दुल रहमान को पाकिस्तान भी भेजा, जहां पर उसकी मुलाकात जकीरुर रहमान लखवी और हाफिज सईद से करवाई गई। अब दिल्ली एटीएस इसी मामले में लखनऊ में पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ करना चाहती है। कल लखनऊ से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब नई साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी DIY मॉड्यूल यानी डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल पर काम कर रहे थे, यानी खुद बम बनाओ और हमला करो। अभी तक जो जानकारी आई उसके मुताबिक संदिग्धों ने अपने पैसों से बम बनाया था। इसके अलावा ई-रिक्शा की बैटरी से भी बम बनाने की कोशिश की जा रही थी। यह भी बताया जा रहा है कि दोनों इंटरनेट के जरिए अल कायदा के संपर्क में आए और फिर हैंडलर उमर हलमंडी से संपर्क उनका हुआ। जानकारी यह भी कि उमर हलमंडी के कहने पर ही बम बनाने में दोनों सफल हुए थे और टारगेट चुनने का प्रोसेस जारी था। पूछताछ में पता चला कि दोनों ने महज 3000 रुपए में प्रेशर कुकर बम बनाया था और अगर किसी भीड़भाड़ वाली जगह में धमाका करने में सफल हो जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है संदिग्ध आतंकी केस से जुड़ी हुई। कानपुर गए थे दोनों संदिग्ध आतंकी, ये जानकारी भी मिल रही है। हथियार खरीदने के लिए दरअसल ये दोनों आतंकी जो है संदिग्ध वो कानपुर गए। मोबाइल फोन भी कानपुर से ही खरीदा गया था। न्यूज़ 18 के अमित गंजू की खबर जिस तरीके से देखिए जांच आगे चल रही है, एक के बाद एक नए खुलासे अब आ रहे हैं। जो 2 संदिग्ध
लखनऊ से पकड़े गए, उनके व्हाट्सएप चैट अब सामने हैं, वीडियो कॉल सामने हैं और उनके आधार पर अब जांच आगे बढ़ रही है। इससे ये भी सबूत हाथ लग रहे हैं कि कानपुर दरअसल ये दोनों आतंकी गए थे और हथियार खरीदने के लिए दोनों संदिग्ध आतंकी वहां पहुंचे थे। अमित गंजू हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है और क्या खुलासे हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटीएस ने कल जब लखनऊ से इन 2 आतंकियों को पकड़ा है तो कानपुर कनेक्शन तत्काल पूछताछ में सामने आया। पहले तो एटीएस की 6 जगह कल छापेमारी चली देर रात तक, जिसमें कानपुर पुलिस ने उसे असिस्ट किया। इसमें 2 चीजें सामने आई। जिन 2 संदिग्धों को पकड़ा उसमें जाजमऊ और बेकनगंज से इन लोगों को पकड़ा गया था, जिनके पास से ये पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनके माध्यम से वो मोबाइल दिए गए थे। 5 मोबाइल्स की बात सामने आ रही है, हमारे सूत्र बता रहे, जिसमें 2 ब्रांडेड कंपनी के थे और 3 अन्य थे और 2 सिम्स की भी बात आ रही है। इसके अलावा ये दोनों आतंकी कानपुर आए थे और कानपुर नाइट स्टे किए थे और नाइट स्टे करने के बाद 3 युवकों से मिले थे जो कानपुर की नई सड़क पे थे। उन 3 युवकों से असलाह की बात हुई थी और उस पैसे की डीलिंग की भी बात चली थी। बाद में किसी वजह से कहा गया था कि ये जुलाई के एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक में आके असलाह लिए जाएंगे, जिसको लेकर एटीएस की टीम कानपुर में डेरा डाले है और उन 3 युवकों की अब तलाश हो रही है। वो 3 युवक बताए जा रहे हैं कि कानपुर की नई सड़क के हैं, जिनको लेकर जिनका फीडबैक लिया जा रहा है और जिस स्थान पर वो रहे हैं उस स्थान पर भी अब छापेमारी चल रही है। जी ठीक, यानी कुल मिलाकर देखिए अभी जांच आगे बढ़ रही है। ये जो आतंकी फिलहाल संदिग्ध आतंकी जिनकी आज कोर्ट में भी पेशी हुई है, इनके मोबाइल फोन के बारे में जानकारी मिल रही है कि कानपुर से ही ये मोबाइल खरीदा गया था। वहीं यूपी सरकार के अपर मुख्य गृह सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि गिरफ्तार आतंकियों के अल कायदा के होने के पर्याप्त सबूत हैं और 15 अगस्त के लिए बड़ी साजिश रची गई थी। प्रदेश की एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले अलकायदा दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के 2 आतंकियों को पकड़ा गया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एसीएसओ अवनीश अवस्थी सर मौजूद हैं। सर, कितनी बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी घटना को रोका आपने? देखिए, एटीएस ने समय रहते बहुत तेज़ी से काम किया है। एटीएस बधाई की पात्र है। यूपी एटीएस ने लगातार जो है मजबूत कदम आगे बढ़ाए हैं। ये जो 2 लोग पकड़े हैं ये कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते थे और जैसा हमारे एडीजीएलओ और आईजी एटीएस ने बताया 15 अगस्त के आसपास जो है ये कोई भी संभावित घटना को कारित कर सकते थे। सर, अयोध्या और काशी भी इनकी निशाने था। कहा जा रहा है 15 अगस्त को बढ़ दहलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा प्रदेश सेंसिटिव प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है और हमारे प्रदेश में जैसा आपने कहा सभी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, तो निश्चय ही कुछ भी हो सकता है और जो विदेशी ऐसी ताकतें हैं और इस तरह की अलकायदा जैसे यूनिट्स हैं, ये तो कहीं भी किसी भी जगह जो है किसी भी जगह को किसी को टारगेट कर सकते थे। तो इसमें बहुत तेज़ी से काम किया गया है। लेकिन कहने का मकसद केवल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल रात में इसको रिव्यू भी किया और बेसिकली उन्होंने कहा कि जो भी है इसको हम लोग बहुत गंभीरता से आगे लेकर उसकी जड़ तक जाने की कोशिश। मंदी का नाम आ रहा है, पाकिस्तानी हैंडलर है, वो इनको हैंडल कर रहा था, टेलीग्राम के जरिए बातचीत कर रहे थे। बहुत बड़ी साजिश को इन लोग अंजाम देने वाले थे। इनके पास से प्रेशर कुकर बम, विदेशी असलाह, टाइम बम बरामद हुआ है। देखिए, ये जो बरामद हुआ है तो आपको सामने दिख ही रहा है और इसके बारे में तो हमारे पुलिस के अधिकारी बता चुके हैं। लगातार एटीएस में और अधिकारी मैन पावर और जो है हथियार, इसमें जो अत्याधुनिक चीज़ें ये बढ़ाने जा रहे हैं आप एटीएस? जी, एटीएस में नया इक्विपमेंट दिया जा रहा है, मॉडर्न इक्विपमेंट दिया जा रहा है। एटीएस को मैन पावर अतिरिक्त दिया जा रहा है, एटीएस को वेपन्स और बेहतर दिए जा रहे हैं। तो यूपी एटीएस को और मजबूत करने का बहुत स्पष्ट कनेक्शन कानपुर से भी आए हैं। कानपुर में भी छापेमारी एटीएस की चल रही है। कितनी जगह छापेमारी चली और किस तरह आपने इस पूरे इनके मॉड्यूल को हैंडल किया है? देखिए, ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि अभी कहाँ कहाँ इनके मॉड्यूल हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है कार्रवाई अभी ऑनगोइंग है। लेकिन जैसे जैसे इसमें खुलासा होता जाएगा कार्रवाई होगी। पॉइंट केवल यह है कि आम जन को भी बहुत सतर्क रहना है कि कहीं भी किसी भी तरह की इस तरह की कहीं कोई बात आती है, लोगों को बगल में नेबरहुड में ऐसी कोई चीज़ समझ में आती है तो उसमें जो है उनको आगे ज़रूर आना चाहिए और पुलिस को, यूपी पुलिस को, एटीएस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने इस पर क्या कहा, जरा सुनिए। अबू भाई, जिस तरीके से पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है और टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं?
नहीं, जब पाकिस्तानी कनेक्शन आता है तो पाकिस्तान से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ देते? एक तरफ पाकिस्तान से दोस्ती भी, दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले टेररिस्ट यहाँ भेज रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि अब यूपी का चुनाव जो है ना, उसमें उत्तर प्रदेश के मुसलमान बहुत होशियार रहें, देश के मुसलमान बहुत होशियार रहें, इनको बलि का बकरा बनाया जाएगा। अगर सचमुच कोई टेररिस्ट है तो मैं कहता हूँ कि उसको 2 महीने के अंदर मुकदमा चला के फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। परंतु जो हो रहा है देश में, हमारे सामने बहुत सारे केसेस हैं। मुझे पकड़ा था बगैर किसी गलती के, 1 साल तक मैं जेल में पड़ा रहा। मुझे ईश्वर ने, अल्लाह ने ताकत दिया था, मेरे पास रिसोर्सेज थे तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सका था। लेकिन आज वो गरीब जिनके पास खाने को नहीं है, उनके माँ बाप सड़क पर मूंगफली सब्जी बेचकर चलाते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर ऐसे केसेस में डाला जा रहा है और बाद में नील बटा सन्नाटा। भाई कांग्रेस के तारिक अनवर ने यूपी एटीएस की इस कार्रवाई पर क्या कहा, वो भी जरा सुनिए। अलकायदा से संबंधित कहा जा रहा है कि 2 टेररिस्ट पकड़े गए हैं। उसके बाद आपकी पार्टी के नेता राशिद अली ने सवाल उठाया कि जब तक चुनाव यूपी में है तब तक इस तरह से लोग पकड़े जाएंगे। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आतंकवादी गतिविधि का सवाल है तो उसमें सारा देश एकजुट है और कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि कोई हमारे देश के अंदर कोई साजिश हो और किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि हो। और लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब चुनाव समय आता है तो जितने भी इस तरह के विवादित मामले होते हैं उनको उठाने की कोशिश करती है। लेकिन ये विवादित मामला नहीं, आतंकी पकड़े गए, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। वो तो ठीक है, आतंकवादी पकड़े गए हैं, अगर उन्होंने ऐसा कोई साजिश किया है, उनके खिलाफ कोई सबूत है तो पकड़ा जाना सही है। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं, पॉलिटिकली कहा जा रहा है चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। सब अपनी राय लोग देते हैं, लेकिन आतंकवाद से किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ कोई भी जो देशवासी है या देश के जो नागरिक है वो कभी पसंद नहीं करेंगे। वही देखिए, यूपी एटीएस के मुताबिक उनकी टीम आतंकियों के पिछले 1 हफ्ते से उनको ट्रेस कर रही थी और इन आतंकियों का हैंडलर यानी जो इन्हें निर्देश दे रहा था वो उमर हलमांडी है। बताया जा रहा है कि उमर हलमांडी का ठिकाना पाकिस्तान के पेशावर और क्वेटा में है, जहां से वो इन लोगों को निर्देश दे रहा था। लेकिन एक छोटे से ब्लास्ट की वजह से एटीएस को इन आतंकियों का सुराग हाथ लग गया। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अल कायदा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अल कायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। अब खबर सैलाब के कहर से जुड़ी। दिल्ली एनसीआर के लोग जहां बारिश के लिए तरस रहे हैं, वहीं देश के कई हिस्सों में बारिश आफत बन गई है। भारी बारिश की वजह से कई शहरों में सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। बारिश के कहर से कई जगहों पर मकानों और होटल्स को नुकसान पहुंचा। आसमानी आफत की 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लोग आफत की बारिश से परेशान है। उत्तराखंड के रामनगर में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाप बेटे डूब गए। चमोली में जगह जगह सड़कों पर पत्थर टूटकर आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया। उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश से नदी उफान पर आ गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से घरों को नुकसान हुआ।
उत्तराखंड के विकास नगर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग एक उफनती नदी को जान जोखिम में डालकर पार करते दिखे। जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर लोगों की सांस अटक गई, क्योंकि जरा सी लापरवाही से नदी पार करने वालों की जान जा सकती थी। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली अमलावा नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद कई गांवों को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा। इस बीच कुछ महिलाएं पुल के दूसरी तरफ फंस गईं, जिन्हें किसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार कराया गया। तो जरा आप स्थिति देखिए, लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तरीके से नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं। बाल बाल जान बची है, क्योंकि कई बार हमने हादसे की तस्वीरें देखी हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि आप समझिए थोड़ी सी लापरवाही, एक छोटी सी लापरवाही जान पर बन सकती है। लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। अपनी जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बीच नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये विकास नगर उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक करके देखिए मानव श्रृंखला बनाई गई है और उसके माध्यम से लोग इस उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पानी का बहाव जरा देखिए कितना तेज, और ऐसे में संतुलन बन पाए कि बहुत मुश्किल है। बाल बाल जान इन लोगों की बची है। थोड़ी सी लापरवाही, छोटी सी लापरवाही इनकी जान को मुश्किल में डाल सकती थी। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं। बताया गया कि भारी बारिश जो है इलाके में हुई, जिसके बाद पानी का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो रास्ता जो लोग आसानी से पार कर सकते थे, आज स्थिति कुछ ऐसी हो गई भारी बारिश के बाद कि उफनती नदी को कुछ इस तरीके से मानव श्रृंखला बनाकर पार करना पड़ रहा है। एक रस्सी की मदद से पहले लोग एक लाठी भी हाथ में आप देखिए दिख रहा है, उसके माध्यम से श्रृंखला बनाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये लोग नजर आए। लेकिन बीच में ये जो महिला आपको दिख रही है उसका संतुलन बिगड़ा, लोगों ने खींचकर उसको पानी में बहने से बचाया है। तो कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर भारी बारिश के बीच जब नदियां उफान पर हैं तो लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। थोड़ी सी लापरवाही इनकी जान के लिए मुश्किल हो सकता था, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इस तरह नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये विकास नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हैरान करने वाला ये वीडियो सामने आया है। उफनती ये नदी, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए कितना खतरनाक ये हो सकता था। पानी का बहाव अगर आप देखें, इसमें संतुलन बन ना पाना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और धीरे धीरे इस नदी को पार करने की कोशिश की। बीच में एक महिला जब इसे पार कर रही थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरह उसका संतुलन बिगड़ा, लेकिन लोगों ने खींचकर उसको अपनी तरफ खींचा और बड़ा हादसा यहाँ होने से टल गया। लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती थी, इस बात का एहसास लोगों को होना चाहिए। मुकेश भट्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैं बता दूं, ये पूरा मामला काशी तहसील के कोठा तारली गांव का है, जिन्होंने मुख्य मार्केट तक आने के लिए अमलाव नदी के ऊपर पुल बना हुआ, लेकिन इन दिनों अमलाव नदी अपने विकराल रूप में है। पहाड़ में तेज बारिश हो रही है, लगातार पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश है और पुल भी जो है पानी में पूरी तरह से दब चुका है। और ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण है उन्हें आवागमन करने के लिए पुल को पार करते हुए जान जोखिम में डालते हुए सफर करना पड़ रहा है। जी शुक्रिया। उधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से जमकर तबाही हुई। तस्वीरें जो सामने आई उसमें भारी बारिश की वजह से वहां के एक नाले में सैलाब आ गया और उसका पानी जो है वो सड़कों पर तेजी से बहने लगा, जिसमें कई गाड़ियां तेजी से बहती दिखी। आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। बादल फटने की वजह से कई होटल्स को नुकसान पहुंचा, कई घर जमींदोज हो गए। यही नहीं, इलाके में बहने वाली नदियों में बाढ़ आ गई।
तो ये धर्मशाला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का बहाव इतना तेज कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने का मादा ये पानी का बहाव रखता है। कई गाड़ियां आपको फंसी हुई भी नजर आएंगी, पानी के तेज बहाव में बहती बहती वो इतनी दूर पहुंच गई। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। एक एक हिस्सा देखिए किस तरीके से पानी के बहाव के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। ये मकान जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इसका एक हिस्सा पानी के साथ बह गया। ऐसे ही कई सड़क, कई पुल, उनके हिस्से भी पानी के तेज बहाव को सह नहीं पाए और पानी के साथ ही बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पानी का बहाव अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके रास्ते में चाहे जो आए, चाहे वो सड़क हो, पुल हो, मकान हो, घर हो, सब बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये पुल की तस्वीरें भी देख लीजिए। पानी के तेज बहाव के चलते ये भी वहां टिका नहीं रहा और पानी के साथ बह गया। रेनफॉल है काफ़ी हैवी रहा है, परंतु ये कह पाना कि ये फ्लैश फ्लड है, क्लाउड बर्स्ट था कि नहीं, ये इस समय मुश्किल होगा। बिकॉज जो एक क्लाउड बर्स्ट है वो एक टेक्निकल टर्म होती है और इसके अंदर कितनी प्रेसिपिटेशन किसी एक डिफाइंड टाइम के अंदर हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि जो हमारा जो ये बहुत हैवी रेनफॉल है, इसकी वजह से बहुत जो डैमेज है वो रिपोर्ट किया गया है विभिन्न पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट से। इसके अंदर जो कॉल्स हमें भी काफ़ी आई हैं, जो लोग स्ट्रैंडेड हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बादल फटने की वजह से इलाके में भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि कई लोग जो हैं वो बादल फटने की वजह से आई बाढ़ की वजह से फंस गए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर वहां बहने वाली एक नाले की जिसमें बादल फटने की वजह से बाढ़ आ गई। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में बहती गाड़ियों की है। तो ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात इलाके में बन गए हैं। सैलाब में कई गाड़ियां भी बहती हुई नजर आई। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से सड़क पर पहाड़ का मलबा आ गया, जिसकी वजह से एक कार मलबे में फंस गई। मामले की जानकारी फौरन पुलिस और प्रशासन को दी गई, जिसके बाद खुदाई करने वाली मशीन की मदद से कार का मलबा जो है आसपास जो जमा हुआ था उसको निकालने का काम शुरू किया गया। बड़ी कोशिश की गई क्योंकि मलबे में ये कार देखिए आप तस्वीरों में भी फंसी हुई नजर आ रही है और पूरे मशीन को बुलाकर ये जो मलबा है कार के चारों तरफ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं इससे निकाला गया और कार को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से हिमाचल प्रदेश की आ रही हैं, जहां पर कई जगहों पर बाढ़ के साथ गाड़ियां बहती नजर आ रही हैं तो कई जगहों पर मलबे में ये कार फंसी नजर आ रही है। और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदी जो है वो उफान पर है। पहली तस्वीर कांगड़ा की जहां पर भारी बारिश की वजह से बहने वाली एक नदी में सैलाब आ गया। दूसरी तस्वीर कुल्लू की जहां एक कार बारिश की वजह से पहाड़ से आए मलबे में फंस गई। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद शिमला के रामपुर में झाकड़ी के पास नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया। वहीं मुंबई की जरा तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। मुंबई में भी तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है और यही नहीं, हाई टाइड की वजह से समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। लोगों से समंदर के पास नहीं जाने को कहा है। करीब 20 दिन के लंबे इंतजार के बाद मुंबई में एक बार फिर मानसूनी बारिश की शुरुआत हुई है। मैं इस समय कोलाबा इलाके में हूं, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है, पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है। इस दौरान समंदर में हाई टाइड भी आया हुआ है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं जो सड़क तक पर पहुंच रही हैं और इस तरीके से मुंबई और आसपास के इलाके में मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि पिछले 20 दिनों से बारिश न होने के कारण मुंबई में जल संकट जैसी स्थिति पैदा होने लगी थी, लेकिन फिलहाल फिर एक बार मानसून ने मुंबई में दस्तक दी है और मुंबई सहित आसपास के इलाके में सुबह से ही बारिश हो रही है और अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके से बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वही देखिए पिछले 1 घंटे से मुंबई के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बारिश की वजह से विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से हाईवे पर जैम जैसे हालात बन गए। मुंबई में मौसम ने आज से फिर करवट बदल ली है और पिछले काफी देर से मुंबई के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। मैं इस वक्त वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि बारिश इतनी तेज है कि विजिबिलिटी काफी कम है। जो गाड़ियां हैं
उन्हें हाईवे पर हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज बारिश है और उसके चलते जो विजिबिलिटी है काफी अंधेरा छा गया है, क्योंकि इस वक्त दोपहर का वक्त है ये, लेकिन जिस तरह से मौसम ने करवट ली है उसके बाद जो है मुंबई में तेज बारिश पिछले 1.5 घंटे से शुरू है। और एक अहम चीज ये कि विजिबिलिटी इतनी कम है कि जो गाड़ियां हाईवे पर इस वक्त चल रही हैं वो धीरे धीरे और हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। ये तस्वीरें काफी दिनों से इंतजार हो रहा था कि मुंबई में बारिश होगी या नहीं होगी। मौसम विभाग लगातार ये दावे कर रहा था कि जल्द ही जो है पश्चिम क्षेत्र में जो है वो दबाव का क्षेत्र बनेगा अरबी समुद्र में, और उसके बाद जो है तेज बारिश होगी। 3 दिनों का ऑरेंज अलर्ट मुंबई के लिए जारी किया गया है, उसके आसपास के इलाकों के लिए भी अलर्ट है। तो इसके चलते बारिश जो है पिछले 1.5 घंटे से शुरू हुई है और बारिश इतनी तेज है कि विजिबिलिटी काफी कम है, जिसके चलते गाड़ियां काफी स्लो हैं और जो गाड़ियां चल रही हैं वो हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में काफी तेज बारिश मुंबई में हो सकती है, और इस बारिश इसी तरह से होती रही तो फिर मुंबई में एक बार फिर से जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाएगी। कैमरा आनंद के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। अब देखिए, सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में भी भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां बहने वाली जो नदियां हैं वहां पर उफान आ गई। कई जगहों पर तो नदियों का पानी जो है वो पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। पुल पर पानी भरने की वजह से कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट गया। तो ये रत्नागिरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से कुछ स्थितियां ऐसी हो गई, इलाके में पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांवों के डूबने का खतरा भी अब मंडराने लगा है। लोग अब सुरक्षित ठिकानों की तरफ रुख भी कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। वहां भारी बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उधमपुर के पास पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिससे पूरी सड़क बंद पड़ गई। सड़क बंद होने के बाद जम्मू से कश्मीर की तरफ जाने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया। वहीं रास्ता बंद होने की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीमें खुदाई करने वाली मशीन की मदद से हाईवे से पत्थरों को हटाने के काम में जुट गई। तो ये बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको। भारी बारिश की वजह से ये पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिसके बाद हाईवे को बंद करना पड़ा है। इस वक्त मशीनें लगी हुई हैं, पत्थरों को हटाने का काम भी चल रहा है। और अब बात उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। यहाँ पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से एक बरसाती नदी में सैलाब आ गया, लेकिन लोगों की धड़कनें तब बढ़ गईं जब सैलाब का पानी वहां मौजूद शाकंभरी मंदिर तक पहुंच गया। अचानक आई बाढ़ की वजह से मंदिर में मौजूद कई लोग फंस गए। यही नहीं, नदी के सैलाब में एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी फंस गई, जिसे निकालने की कोशिशें हो रही हैं। अब खबर आसमान से बरसी मौत से जुड़ी। इसके जरिए जाने तो स्टेशन सही थी। दो बार गिरी थी बिजली, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीमें ऊपर है। अगली खबर राजस्थान के जयपुर से। राजस्थान के आमेर में आसमानी बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है। मौसम में आए बदलाव के बाद बड़ी संख्या में लोग आमेर की पहाड़ियों पर घूमने पहुंचे। वहां अचानक बिजली गिर गई। बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत की खबर है। 12 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। बिजली गिरने की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जो हैं वो मौके पर पहुंची हैं। घायल लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया है। जिस जगह आसमानी बिजली गिरी वहां दोनों ओर गहरी खाई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है, क्योंकि कुछ लोग वहां पर अभी गिरे हो सकते हैं, घायल अवस्था में हो सकते हैं, और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम वहां पर मौजूद है। ड्रोन की मदद से भी लोगों को ढूंढने की कोशिश वहां पर हो रही है। तो अलग अलग जगहों से देखिए तस्वीरें ऐसे आ रही हैं जहां पर बिजली का कहर देखने को मिला है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो इस जगह पर ही कुछ लोग मौजूद थे
सेल्फी ले रहे थे। बारिश होती है, बारिश थमने का लोग इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी किसी को अंदाजा नहीं होता है कि आसमान से ऐसी बिजली गिरेगी जो उन पर भारी पड़ेगी। 11 लोगों की मौत की खबर अभी तक है। 12 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हुए हैं, झुलसे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। और बड़ी खबर पानी संकट से जूझ रही दिल्ली की अब आ रही है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट भी पैदा हो गया है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई काफी कम हो गई है। पानी संकट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी आज फिर सड़कों पर उतरी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन के घर पहुंचे। ये लोग अपने साथ खुदाई करने वाली मशीन लेकर पहुंचे थे। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता मशीन पर चढ़कर सत्येंद्र जैन के घर के अंदर घुसने के लिए बढ़ने लगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सत्येंद्र जैन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। जल संकट के लिए उस आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है और इसी को लेकर सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे। बीजेपी कार्यकर्ता पानी की किल्लत के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया खदेड़ने के लिए। देखिए प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जो कि जेसीबी पर पहुंचे थे सत्येंद्र जैन के घर का पानी का कनेक्शन काटने के लिए, लेकिन सिविल लाइन में लगातार आगे बढ़ रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। अब पानी का इस्तेमाल किया गया। वाटर कैनन की बौछारें आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है खदेड़ने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। लगातार बीजेपी का कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली में जो पानी की किल्लत है उसकी वजह से दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। जो दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन, उनके घर का पानी का कनेक्शन काटा जाएगा और इसी को लेकर जेसीबी लेकर सिविल लाइन पहुंचे थे। जो आवाज से सिविल लाइन में सत्येंद्र जैन का आप देख सकते हैं किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ उनको हटाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे थे कि आगे बढ़े, लेकिन पानी की बौछारों के जरिए उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरीके से लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं जो एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जो है वो बीजेपी ने यहाँ पानी के मुद्दे पर किया है। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। देखिए किस तरह से वाटर कैनन लगातार चल रहा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है, लगातार यहीं पर मौजूद हैं। देखिए तस्वीरों में आपको दिखाते हैं किस तरह से जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि जो कार्यकर्ता वो यहाँ से चले जाए, लेकिन देखिए आदेश गुप्ता आगे बढ़ रहे हैं लगातार पानी की बौछारों के बीच। ये जो आप झुंड देख रहे हैं इन्हीं के बीच में आदेश गुप्ता हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ सकें। ये आप देखिए तस्वीरें किस तरह से प्रोटेस्ट लगातार जारी है बीजेपी कार्यकर्ताओं का पानी के मुद्दे पर। तो ये तस्वीर जब प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे थे। देखिए लगातार पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए, लेकिन लगातार आगे की तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन बीजेपी ने किया है पानी के मुद्दे पर। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ अभी भी एक प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। आप पानी का कनेक्शन काटने पहुंचे सत्येंद्र जैन का, क्या आप जा पाएंगे? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल आपके आवास का पानी का कनेक्शन काटा था, ये किस तरह की राजनीति है? देखिए दिल्ली की जनता प्यासी है, दिल्ली की जनता पानी से बेहाल है और दिल्ली के मंत्री मुख्यमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जन आंदोलन कर ऐलान किया है। अगर दिल्ली की जनता प्यासी है, पानी से तड़प रही है, टैंकर माफिया का शिकार हो रही है, तो आपको भी 24 घंटे पानी का कोई अधिकार नहीं है। आपको भी 24 घंटे अपने कोठी में पानी का अधिकार नहीं है। अगर दिल्ली की जनता आज टैंकर माफिया, आप आम आदमी पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक उनकी जेब गरम करेंगे
तो फिर आपको पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सर पानी का कनेक्शन काटने जा रहे हैं आप जैन साहब के घर का? देखिए, हमने ऐलान किया हम दिल्ली के जल मंत्री का पानी काटेंगे। अच्छा, पानी की व्यवस्था को अगर आपने दिल्ली में सही नहीं किया तो आने वाले समय में हम आम आदमी पार्टी के हर विधायक का, दिल्ली सरकार के हर मंत्री का और मुख्यमंत्री का भी पानी काटेंगे, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं। जनता प्यासी है और आप आराम से अपने कोठी में। वहीं दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। बोर्ड ने हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की है। बोर्ड का कहना है कि हरियाणा दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट के 1995-96 आदेश के मुताबिक पानी नहीं दे रही है। हरियाणा की तरफ से यमुना नदी में कम पानी छोड़ने की वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत हो गई है। खट्टर साहब से हाथ जोड़कर ये कहना चाहूंगा कि खट्टर साहब, आपकी दिल्ली वालों से क्या दुश्मनी है? आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 1995 के ऑर्डर के अनुसार जितना पानी देना चाहिए, आप दिल्ली वालों को कृपया कर उतना पानी दीजिए। आप मानवीय आधार पे दिल्ली वालों को पानी दीजिए। आज दिल्ली में, केवल पूरी दिल्ली में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जहां रहते हैं उन इलाकों में भी पानी की किल्लत, वाटर शॉर्टेज देखी जा रही है। अगर मैं कहूं कि इस वक्त मैं यमुना नदी के ठीक बीच में खड़ा हूं तो ये सुनकर आपको काफी हैरानी होगी कि इस तरीके से नदी के बीचों बीच आखिर मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं। लेकिन ये हकीकत है और इसके पीछे का रीजन ये कि दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो करीबन 7 से 8 फीट नीचे चला गया है। ऐसे में अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं इस वक्त वजीराबाद की, तो वजीराबाद में अब सिर्फ 2 से 3 फीट पानी ही रह गया है यमुना का जलस्तर की अगर बात करें, और 7 से 8 फीट ये पानी जो है वो कम हो गया है। तो ऐसे में जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वहां पर करीबन 7-8 फीट ऊंचा जलस्तर हुआ करता था, यानी कि अगर पानी यहां पर होता तो मैं पानी में पूरा आपको डूबा हुआ नजर आता। लेकिन पानी है नहीं, पूरी की पूरी जमीन सूख चुकी है। और इसलिए मैं आपको दूर तक की तस्वीर अगर दिखाता हूं तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको लोगों की भीड़, यहाँ पर आपको गाय भैंस नजर आ जाएंगे, साथ ही साथ ऑटो तक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जहाँ पर इंसान का जाना संभव नहीं, वहाँ पर ऑटो, गाड़ियाँ, लोग, गाय भैंस सब आपको नजर आ जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यमुना का जलस्तर तेजी से कम होता जा रहा है और इस जलस्तर के कम होने की वजह से अब दिल्ली वासियों की समस्याएं भी बढ़ने वाली है। वो ऐसे कि इसी यमुना के जलस्तर को अगर देखा जाए तो जब ये ठीक ठाक हुआ करता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब ये पानी पहुंचता है तो वहां ये पानी ट्रीट होकर आपके घरों तक पहुंचता है।